किसान एवं बागवान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृषक मित्रों, हमारे हिमाचल प्रदेश में सेब एक महत्वपूर्ण बागवानी फसल है। सेब उत्पादन का यहाँ की सेहत और समृद्धि दोनों में महत्वपूर्ण स्थान है। आज के कार्यक्रम में हम सेब की सघन खेती से संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के फल विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जोगिंदर सिंह चंदेल। इनसे हम जानेंगे कि हमारे प्रदेश में सेब उत्पादन के क्षेत्र में सघन खेती और कायिक मूलवृंद के द्वारा जड़वे तैयार करके पौध के माध्यम से हम कैसे अपने बगीचों को नया स्वरूप दे सकते हैं। डॉक्टर जोगिंदर सिंह चंदेल, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, हमारे कृषक मित्रों को सबसे पहले आप ये बताएं कि सघन खेती सेब उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है, सघन खेती से क्या अभिप्राय है और हिमाचल प्रदेश में सघन खेती की क्या संभावनाएं हैं, कायिक मूलवृंदों के द्वारा सेब उत्पादन के क्या फायदे हैं और इसकी क्या क्या बुनियादी ज़रूरतें हैं, मसलन जैसे इसके बेड कैसे तैयार करें और इसके लिए जो है किस प्रकार का जलवायु क्षेत्र होना जरूरी है जहाँ पर हमारे प्रदेश के सेब उत्पादक बागवान कायिक मूलवृंदों के माध्यम से सघन खेती की ओर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी बागवान भाई सघन बागवानी की तरफ जाना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ आती है कि उनको हमारे विश्वविद्यालय में आकर खासकर उसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग का प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे यहाँ बागवान भाई आते भी हैं और अगर कोई बागवान भाई और भी इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग की या काट छांट हो गई या प्लांटिंग की, किस तरह से प्लांटिंग करनी है, उसकी ट्रेनिंग लेना चाहता है वो यहाँ पर आ सकता है। दूसरी बात, इसकी जो सावधानियाँ बरतनी है, देखिए सघन बागवानी वही बागवान भाई करे जो कि एक्चुअली बागीचे से जुड़ा हुआ है। अगर अब्सेंटी बागवान भाई है क्योंकि तो सघन बागवानी की ओर मत जाइए, क्योंकि इसमें समय पर जो भी कार्य करने हैं वो समय पर ही होने हैं। जैसे कि बेंडिंग करनी है, इसकी नॉचिंग करनी है, बेंडिंग करनी है, पॉलिनेशन का काम है या इसको ये सारे कार्य समय पे ही होने चाहिए। सिंचाई करनी है, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम में पौधा लगा है उसको एक बार लगा दिया, सिंचाई की आवश्यकता इतनी नहीं होती, पौधा बढ़ जाएगा, ना ही उसमें बेंडिंग करते हैं। तो सिर्फ वही बागवान भाई करिए जो इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं, जैसा हम सीडलिंग के माध्यम से देखते हैं कि तरह तरह की सेब की जो किस्में हमारे बागवानों के लिए विकल्प के रूप में उपलब्ध है, तो कायिक मूलवृंद के माध्यम से सघन खेती की ओर अगर हमारे किसान आगे बढ़ना चाहें तो कौन कौन सी मुख्य किस्में वर्तमान समय में उनके लिए उपलब्ध है और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि अगर वो इस तरह का बगीचा लगाते हैं तो प्रथम वर्ष से लेकर जब तक पौधा फलन की ओर आगे ना बढ़े तो उसमें सिधाई और काट छांट किस प्रकार से करनी चाहिए? क्या बिल्कुल सीडलिंग से लगे पौधों की तरह इनकी भी सिधाई काट छांट होती है या कोई अलग तरह से इसका हमें जो है प्रबंधन करना पड़ेगा? बागवान भाई अक्सर में पूछा करते हैं कि हम इस जो क्लोनल या कायिक मूलवृंद पे पौधे तैयार किए गए हैं और हाई डेंसिटी में लगा दिए गए हैं, उनकी काट छांट और सिधाई और काट छांट किस तरह से करनी है कि जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम वाले पौधे उनकी तरह काट छांट की जाए या कोई अलग सिस्टम है। देखिए, जो हाई डेंसिटी में पौधा लगा है, बौना पौधा लगा है, उसकी काट छांट जो हमारे ट्रेडिशनल मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम है उससे बिल्कुल अलग है। इसे टॉल स्पिंडर सिस्टम द्वारा सिधाई की जाती है। सिधाई करने के लिए सबसे पहले जैसे कि बागवान भाई अपने बागीचे में पौधा लगाते हैं वो बिना फैदर्स के होता है, पर कई बार इसमें नर्सरी में हम फैदर्स भी डेवलप करते हैं, मीन्स कि इसमें ब्रांचेस हम ले लेते हैं। पर बागवान भाइयों के पास विप प्लांट ही आएगा बिना किसी टहनियों के। जब पौधा लग जाए उसको बागवान भाइयों को चाहिए कि वो 60 से 70 सेंटीमीटर ऊपर से उसको काट दे और अगले साल जो मार्च अप्रैल के महीने में उसमें शाखाएं निकलेगी। अब इन पौधों को जब हम टॉल स्पिंडल सिस्टम में हम इसको सिधाई करते हैं उसमें हमारे पास ज़्यादा शाखाएं चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ आती है कि पौधों की नॉचिंग करना। नॉचिंग में क्या है कि जैसे कि मार्च के महीने में इसकी आंखें फूटनी शुरू हो जाए, उससे 10-15 दिन पहले
जो आँख है उसके ऊपर से चाकू से गहरा कट मारे, और गहरा कट मारने के बाद जहाँ जहाँ आप उनको शाखाएं चाहिए चारों तरफ, वहाँ आँख के ऊपर कट मार दे और नॉचिंग कर दे। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में उसमें शाखाएं निकलनी शुरू होगी। और कम से कम 45 सेंटीमीटर के नीचे वाली कोई भी शाखा नहीं निकालनी, और उन शाखाओं को निकाल दे। जब ये शाखाएं 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी हो जाए तो उनका कोण मुख्य तने से काफ़ी चौड़ा होना चाहिए। उसके लिए हम लकड़ी के स्पैडर लगाएं उसमें, ताकि उसका कोण चौड़ा बने। और जुलाई के महीने में उन शाखाओं को रस्सी से बांधकर 90 डिग्री कोण से भी हम नीचे इसको झुका देते हैं, ताकि इसकी तनों की बढ़ोतरी कम हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बीमें बने। तो इस तरह से काम करना है। जो सर्दियों के महीने में दिसंबर या जनवरी के में काट छांट करते हैं उन पौधों की, जो शाखाएं ऊपर की तरफ जा रही है उनको काट दे, फ्लश कट दे के काट दे, और बाकी शाखाओं को इसमें हेड बैक नहीं करते। जैसे कि हम मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम में हेड बैक करते हैं शाखाओं को, या लीडर की हेड बैक करते हैं, इसमें हेड बैक नहीं करते, ताकि पौधे की बढ़ोतरी कम हो। अगले साल इसी तरह से मार्च के महीने में नॉचिंग ऊपर वाला जो हमारा लीडर है उस पर आँखों के ऊपर या बीमे जो हमारे आँखें हैं उसके ऊपर हम दोबारा नॉचिंग करेंगे। इसी तरह से और ज़्यादा शाखाएं निकालेंगे। और जब ये शाखा 10-15 सेंटीमीटर की हो जाए तो हम इसमें समर प्रूनिंग भी करते हैं। समर प्रूनिंग में क्या है कि पिंचिंग करेंगे, जो आगे का भाग है उसको पत्तियों के साथ थोड़ा 2-3 इंच काट देंगे, ताकि जो ऊपर वाली शाखाओं की है बढ़ोतरी कम हो और उसमें बीमें ज़्यादा डेवलप करें। और जितनी भी शाखाएं ऊपर की तरफ जा रही है उसको भी हम समर में काट देते हैं, ताकि वो ज़्यादा खुराक ना ले सके। इस तरह से हम पौधे को कम से कम 10 फीट तक जाने देते हैं, और उसके बाद हम उसको हम या तो लीडर को नीचे झुका देंगे या वीक शूट के पास काटेंगे, ताकि उसमें शाखाएं अधिक ना हो, उसकी ग्रोथ वहीं स्टॉप हो जाए। और इसके बाद हम इसमें शाखाएं फलों वाली शाखाएं लेते रहते हैं, और बीमें अधिक बनते हैं, फल उत्पादन अधिक होता है। जब ये शाखाएं 4-5 साल तक फल देती है, उसके बाद हम देखा गया है कि ये आपस में शाखाएं मिलनी शुरू हो जाती, क्योंकि बहुत कम स्पेस पे लगी होती है। तो उसके बाद हम जो मोटी शाखा है उसको भी फ्लश कट दे के हम काट देते हैं, ताकि वहाँ से वीक शूट निकले। तो इसको हम रिन्यूअल ऑफ शूट भी बोलते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपस में शाखाएं उलझे ना। तो इसको जैसे कि एक साल में 1-2 शाखा काट दी, अगले साल 1-2 शाखा काटेंगे, इस तरह से हम इसकी रिन्यूअल प्रूनिंग करते रहते हैं। देखिए, जैसे इस पौधे को देखे हैं तो प्लांटिंग के बाद इसको यहाँ से काट दिया गया था 60 सेंटीमीटर के ऊपर, और उसके बाद इसमें शाखाएं निकलनी शुरू होगी। अच्छी शाखाएं निकालने के लिए नॉचिंग का प्रयोग किया जाता है। नॉचिंग में क्या करते हैं कि जैसे ये आंख दिख रही है, इसके ऊपर से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर से एक गहरा कट मारेंगे, ताकि इसकी बाहर वाली छाल निकल जाए और हड्डी तक ये चीज़ पहुंच जाए। इससे क्या होगा कि ये जब अप्रैल में ये फूटना शुरू हो जाएगा तो ये जहाँ भी आंखें हैं ये फूट जाएगी। अन्यथा कई बार ये देखा पाया गया है कि ये आंखें फूटती नहीं है, और जो ब्रांचेस चाहिए हमारे को वो अच्छी जगह पे या सुनिश्चित जगह पे नहीं निकलती। तो जैसे कि इस पौधे में एक यहाँ नॉचिंग कर दी, एक इस साइड से कर दी, एक यहाँ कर दी नॉचिंग। अब ये ब्रांच यूं इस साइड को जाएगी, और एक इस साइड को नॉचिंग कर दी। ये शाखा इस साइड को निकलेगी, एक 2-3 बड छोड़ के एक इस साइड को नॉचिंग कर दी। ये शाखा इस पे कम से कम ये 8-10 सेंटीमीटर के इंटरवल्स पे इसको नॉचिंग करेंगे तो इसमें शाखाएं निकलेगी। और दूसरी चीज़, जो जैसे ही शाखा निकलनी शुरू हो जाए तो हम इसमें स्प्रेडर का यूज़ करते हैं। स्प्रेडर मीन्स कि इसका जो एंगल है मुख्य तने से, इसका एंगल हमारा वाइड होना चाहिए, अन्यथा ये ब्रांच नैरो एंगल बनाएगी, क्रॉच एंगल बोलते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम लकड़ी के स्प्रेडर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं स्प्रेडर यूज़ कर रहा हूँ, ये इसका एंगल अब ब्रांच का
इस तरह से बाहर की तरफ जाएगा। और जब ये जुलाई के महीने में, अगर जुलाई के महीने में हम इसमें सुतली बांध कर और एक खूंटी में इसको बांध देंगे और इसको हम हॉरिजॉन्टल या 90 डिग्री कोण से इसको हम नीचे झुका देंगे। इससे क्या होता है कि इस शाखाओं की बढ़ोतरी रुक जाती है और इसमें बीमें ज़्यादा बनते हैं। इसको हम स्प्रेडिंग या टाइंग ऑफ ब्रांचेस बोलते हैं कि बिलो हॉरिजॉन्टल करना। ये टॉल स्पिंडल सिस्टम में करना अनिवार्य है, अन्यथा ये शाखा ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी और ये शाखा बहुत ज़्यादा विग्रस हो जाएगी। ये पौधा देखिए आप M9 रूटस्टॉक पे लगा है और ये 1-1 मीटर के फासले पे पौधे से पौधा है और ये रो टू रो का फासला 2 मीटर है। अब इन शाखाओं को देखेंगे कि हमने ये 3 साल का पौधा है, इनको नीचे झुकाया है और इनमें देखिए आप ग्रोथ बहुत कम है और इसमें बीमें ही बीमें बन गए हैं और इन बीमों में ही अगली साल फसल आएगी। तो इसी तरह जब ये 10 फुट की हाइट ले लेगा, इस तार तक पहुंच जाएगा, उसके बाद हम लीडर को बिल्कुल वीक शूट के पास काट देंगे। इससे ऊपर लीडर को नहीं बढ़ने देते। और इसके साथ अगली जानकारी हम आपसे ये लेना चाहेंगे कि सघन खेती अगर कायिक मूल वृंद के माध्यम से हमारे बागवान करते हैं तो वो उसमें सिंचाई का कैसे व्यवस्था करें और इसके साथ साथ उनके पोषण का प्रबंधन किस प्रकार से करें, कौन से पौधे में किस आयु वर्ग में कितनी खाद और उर्वरकों की उन्हें ज़रूरत रहती है और किस समय अंतराल पर वो कब और कैसे जो है इसमें पोषण का प्रबंधन करें ताकि उनका जो बगीचा है उसको वो सही आकार भी दे सके, सही बढ़भार भी दे सके और उससे सही उत्पादन भी ले सके जिसकी वो व्यावसायिक तौर पर उसकी अपेक्षा रखते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की प्रणाली विधि द्वारा इसकी सिंचाई की जा सकती है और उसमें फर्टिलाइज़र भी, अगर जो खादें हैं वो भी ड्रिप के थ्रू ही दी जाती है। तो सिंचाई कम से कम अगर तीसरे दिन हमें आधे घंटे के लिए जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जिसमें कि 2 या 3 मीटर लगे होंगे, कम से कम 1 या 2 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो पानी पौधों को देता है, तो कम से कम 1 घंटे तक इसको तीसरे या चौथे दिन इसको चलाते गए तो सिंचाई इस तरह से पूरी हो जाएगी। और खादों का जैसे कि है कि जैसे हम बड़े पौधों में खाद 3-4 किलो डालते हैं और ख़ासकर हम दिसंबर या जनवरी के महीने में ही डालते हैं, परंतु इन पौधों के लिए हम ड्रिप के थ्रू इसको जो जैसे कि 3 किलो डालनी है तो हम इसमें आधा मात्रा कर लेते हैं, कम से कम 1.5 या 2 किलो ही डालेंगे, वो भी एक बार ही नहीं डालेंगे। पानी के साथ घुलनशील जो हमारे खादें हैं उसका प्रयोग किया जाता है और कम से कम 8 या 10 बार पौधों में उसको बराबर हिस्सों में बांट के 8 या 10 बार पौधे से जैसे पत्ती आनी शुरू हो जाए उसके 15 या 20 दिन के अंतराल पर 8-10 बार ही इसको पौधों में देते हैं। तो इस तरह से अगर खादों का भी एक है कि उसकी वेस्टेज नहीं होती क्योंकि सीधा पौधों की जड़ों में जाएगा और जगह से पौधा खाद को ले लेगा। जैसे कि खादों की जो आवश्यकता रहती है खासकर नाइट्रोजन है, हम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं और फास्फोरस में आपके सिंगल सुपर फास्फेट आती है, पर इसमें हम घुलनशील खादों का प्रयोग करते हैं जैसे कि 20-10-10 है, उसमें 20% नाइट्रोजन होगी, 10% फास्फोरस होगी और 10% ही पोटाश होगी, या फिर 19-19 की भी खाद आती है। तो इन खादों का ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें एक और चीज़ की आवश्यकता रहती है क्योंकि हाई डेंसिटी में जब बीमें बहुत ज़्यादा बनते हैं इसमें फल बहुत ज़्यादा आता है तो हमें थिनिंग करना भी अति आवश्यक है। तो हम 10-15 सेंटीमीटर के फासले पे ही इसमें फल रखते हैं, बाकी फलों की हम हैंड थिनिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें पौधा छोटा होता है, आसानी से हम इसकी हैंड थिनिंग भी कर सकते हैं या केमिकल में NA का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो खादों का समय है देने का वो हम जैसे कि पिंक बड से पहले जैसे पिंक बड या सिल्वर टिप पे एक बारी उस टाइम दे दीजिए और उसके बाद फलों के लगने के बाद फ्रूट सेटिंग के बाद एक बारी है और जब मटर के दाने जितना हो जाए तीसरी बार उसके और उसके 10-15 दिन के इंटरवल पे 2-3 बारी और खादें का प्रयोग करें और उससे क्या होगा कि फलों का आकार भी अच्छा बनेगा और क्वालिटी भी अच्छी बनेगी।
प्यारे किसान साथियों, अभी हमने आज के हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर जोगिंदर सिंह चंदेल से जानकारी ली कि एकाएक मूलवृंद से तैयार जो पौधा है वो थोड़ा कमज़ोर रहता है, उसकी ऊंचाई कम रहती है। तो इसमें उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि पौधा गिरे ना, टूटे ना जब फल उसमें लगे, तो सपोर्ट सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, सुरक्षा ढांचा कैसे हम विकसित करें ताकि जो पौधा है सुरक्षित रहे और बगीचा है वो सही तरीके से फलन की तरफ आगे बढ़ सके। रूट स्टॉक, खासकर जो M9 रूट स्टॉक है, बहुत छोटा है, उसकी जड़ें बहुत कम होती है, उसमें हमें सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और उसके सपोर्ट सिस्टम के लिए हम क्या है कि जो एंगल पोल है, या चाहे आयरन के ले लो या स्टील के ले लो, वो पोल लगाएंगे और उनको 3 या 4 तारे उसमें डालेंगे। जैसे कि आप इस वाले सपोर्ट सिस्टम में आप देख रहे हैं 3 तारे डाली हुई है, और इन 3 तारों में भी इंडिविजुअली पौधे को तार के साथ नीचे बांध दिया है। और इस तरह से हम इसको फिर लूप डाल के इसमें इन तारों के साथ हम इनको बांध देंगे, या सुतली से भी बांध सकते हैं, या प्लास्टिक के लूप्स भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से इनकी सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जैसे ही फल लगेंगे, फल के लोड से ये पौधा गिर जाएगा। और जैसे हमारे 106 है, M7 है, MM111 है, हालांकि इनको मीडियम डेंसिटी पे इस पे पौधे लगते हैं, तो उसके लिए सपोर्ट की सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी जड़ें थोड़ी काफ़ी नीचे तक जाती है और अपने आप ही वो पौधे को सपोर्ट दे देती है। जैसे आप इन रो को देख रहे हैं, इसमें हमारे 2 पोल लगे हैं किनारे पे, और बीच बीच में 20 मीटर के ऊपर द्वारा हमारे पोल लगे हुए हैं। इन पोल में आप देखेंगे कि एक कोई 2 फुट के ऊपर से तार है, फिर 4 फुट के ऊपर है, फिर 6 फुट या 8 फुट के ऊपर से 3 तारें जा रही है। और ये 3 तारें बिल्कुल रो के साथ जाती है, और रो के साथ इनको हम पौधे के को या तो सुतली से या प्लास्टिक के रोप से हम इसको बांध देंगे, ताकि पौधा इन तार से सपोर्ट मिलती रहे। तो इस तरह से सपोर्ट सिस्टम हम प्रयोग में करते हैं। खासकर ये ज़रूरत है M9 रूट स्टॉक पे जो पौधा बना है। आकर्षक मित्रों, हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र सेब उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, जहां हम पहले से ही सेब उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और इसको वैज्ञानिक स्वरूप देने में सफल हुए हैं। सघन खेती भी एक बहुत बढ़िया विकल्प के रूप में हमारे बागवानों के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साबित हुआ है, और ये इस क्षेत्र में हमारे प्रदेश के बागवान अपने आप को आजमा सकते हैं। जैसा आज के हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि सघन खेती के माध्यम से कायिक मूलवृंदों के द्वारा हम सेब का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि कायिक मूलवृंदों के द्वारा अगर हम सघन खेती की ओर आगे बढ़ते हैं तो प्रशिक्षण अवश्य लें, और इसके साथ कैसे हम इसके लिए अपने बेड तैयार करें, कहाँ से पौध खरीदें, और किस प्रकार के पौध के ऊपर हम कौन सी वैरायटी और कौन सी किस्म का हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। कैसे हम इसका सिंचाई और पोषण का प्रबंधन करें, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप सघन खेती में बागवानी में ज़रूर सफल होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको ज़रूर लाभ हुआ होगा, और कायिक मूलवृंदों के द्वारा सघन खेती के माध्यम से आप अपनी बागवानी को वैज्ञानिक स्वरूप दे पाएंगे और व्यावसायिक स्तर पर सेब का उत्पादन करने में आप ज़रूर सफल होंगे। इसी के साथ आज के अंक को यहीं पर संपन्न करते हैं। मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार।